All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed section 1 of the syllabus. हमने सेक्शन 1 जिसमें दो ही चैप्टर्स थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस और दूसरा बिजनेस स्ट्रैटेजी, हमने इन दोनों चैप्टर्स को अपने लास्ट क्लास में वाइंड अप किया, फिनिश किया, सेक्शन 1 कंप्लीट किया। और जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि सेक्शन 1 के बाद हम टॉपिकल पास पेपर करने के जोन में आ जाएंगे, टॉपिकल पास पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ज़रा आप लोगों को एक दफ़ा आपका पेपर पैटर्न रिकैप करा दूं, जो इंट्रोडक्टरी क्लास में, ओरिएंटेशन क्लास में आप लोगों को बताया था। एक दफ़ा दोबारा रिकैप करा दूं और फिर आज चलेंगे पेपर 4 से रिलेटेड केस स्टडी देखेंगे, पेपर 3 से रिलेटेड केस स्टडी देखेंगे। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर, हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पेपर है, बेसिकली जो ओवरऑल पेपर है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, पेपर 3 और पेपर 4। A2 में हमारे पास दो पेपर है, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 3 भी केस बेस्ड है, पेपर 4 भी केस बेस्ड है। लेकिन पेपर 3 और पेपर 4 में सबसे बड़ा फर्क यह है कि पेपर 3 आपका कंटेंट बेस्ड है और पेपर 4 आपका स्ट्रैटेजी बेस्ड है। आपको पेपर 3 सिलेबस से रिलेटेड जो कंटेंट है उसमें सारी बातचीत होगी, और आप पेपर 4 में तो आपसे आपको बाकायदा एग्जामिनर कहेगा स्ट्रैटेजी बनाओ, सिचुएशन में लेकर आएगा और आपसे कहेगा स्ट्रैटेजी बनाओ। क्या स्ट्रैटेजी होगी, आपको पूरा प्लान डेवलप करना होगा, प्लान बना के देना होगा। तो ये पेपर 3 आपका 1 hour 45 minutes का होता है, 60 मार्क्स का होता है और 5 क्वेश्चंस होते हैं कंपलसरी। इसके कंट्रास्ट पेपर 4 आपका 1 hour 15 minutes का होता है, 40 मार्क्स का होता है और 2 क्वेश्चंस होते हैं आपके कंपलसरी। ये आपका पेपर पैटर्न है। आपको मैं ये याद दिला चुका हूं, ये बता चुका हूं कि सर 2023 तक आपका A2 में एक ही पेपर हुआ करता था, पेपर 3 होता था। जो अब पेपर 3 और 4 के में स्प्लिट हुआ है वो बेसिकली मिलाकर पेपर 3 होता था। और जैसे 1 hour 45 minutes और 1 hour 15 minutes मिलाकर 3 घंटे का होता था, 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स मिलाकर 100 मार्क्स का होता था। बस फर्क ये होता था कि उसका जो सेक्शन A था वो आपके पेपर 3 से बनता था, और जो सेक्शन B है था वो अब आपका पेपर 4 होता है। लेकिन बस फर्क ये था उस जमाने में कि पुराने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग सेक्शन A 80 मार्क्स का होता था, पुराने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग सेक्शन A 80 मार्क्स का होता था और सेक्शन B 20 मार्क्स का होता था। सेक्शन B में चॉइस हुआ करती थी, दो में से एक सवाल करना होता था। तो वो टेक्निकली देखा जाए तो थोड़ा सा बेटर इस केस में हो जाता था कि वहां सेक्शन B का आपको सिर्फ एक ही सवाल करना होता था और चॉइस होती थी आउट ऑफ 2। अब आपके पास फायदा यह है कि आपका बाकायदा स्ट्रैटेजी का पेपर ही अलग है, दिन ही अलग है। तो आप सुकून से, इत्मीनान से पेपर 4 के ऊपर फोकस कर सकते हो, पेपर 3 के ऊपर फोकस कर सकते हो। सर, दोनों पेपर आपके केस बेस्ड हैं। तो आपके सामने मैं एक केस ओपन करने जा रहा हूं, नोट कीजिएगा। हम आज केस पढ़ना अंडरस्टैंड करेंगे, केस अटेम्प्ट करना सीखेंगे। सर, केस कैसे पढ़ा जाता है पेपर 3 और पेपर 4 में, मैं आपके साथ क्लियरली कुछ प्रॉब्लम्स इनिशिएट करूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि भैया ये प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि आवाम को बिजनेस का पेपर अटैम्प्ट करते वक्त फेस करनी पड़ती है। सर, आपको पता है सबसे पहला जो प्रॉब्लम है
जो स्टूडेंट जनरल पब्लिक फेस करती है, अब वो ये कि सर हमारी आवाम की, हमारी पब्लिक की, हमारे स्टूडेंट्स की रीडिंग हैबिट्स नहीं होती। बहुत कम, बहुत कम। मतलब इतना बुरा, इतनी बुरी रीडिंग हैबिट है कि सर अगर सर अम्मार ने कोई 6 7 8 लाइनों का कोई मैसेज लिख के भेज दिया, तो सर वो भी नहीं पढ़ते, वो भी नहीं पढ़ते। उस पे कहते हैं कि सर प्लीज वॉइस नोट भेज दें। मतलब ये आज की जनरल पब्लिक, या आज का स्टूडेंट का ये हाल है कि सर बुक तो छोड़ें, नोट्स नहीं पढ़ते। नोट्स नोट्स ही पढ़ते। उन नोट्स जो प्रोवाइड कर दिए हैं उसके बाद भी वो बोलते हैं कि सर इसके भी कोई डेफिनेशन, इसके भी कोई शॉर्ट फॉर्म है। भाई नोट्स के और क्या शॉर्ट फॉर्म होंगे? बच्चे डेफिनेशन मांगते रहते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब रीडिंग हैबिट नहीं होगी तो एग्जामिनेशन हॉल में केस कैसे पढ़ोगे? और केस होता है ठीक ठाक, मतलब कम अज कम मिनिमम 2.5 से 3 पेज का केस होगा। मिनिमम 2.5 से 3 पेज का केस होगा। और जो पुराना पेपर पैटर्न है जिसमें एक ही पेपर होता था, पेपर 3, 3 घंटे का, वो तो 4 4 पेज तक केस चले आता था। तो आप मुझे बताएं, इतना टेम्परामेंट ही नहीं है। ये देखो तो जरा सामने, ये तो एक पेज है, इसका आगे दूसरा पेज भी है। तो अब आप नोट करें, जरा अंडरस्टैंड करो। सर जब हमारे पास टेम्परामेंट ही नहीं है, हमारी रीडिंग हैबिट्स ही नहीं है, तो फिर होता क्या है इस इन पेपर्स के दौरान, चाहे पेपर 3 हो चाहे पेपर 4 हो, एक कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है? स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहा होता, और अगर वो पढ़ भी रहा होता है तो हो सकता है शायद अर्ली मिनट्स, फ्यू अर्ली मिनट्स उसकी एनर्जी बड़ी इंटैक्ट हो, और एनर्जी इज रेडी टू बी एक्सप्लोडेड आउट, क्योंकि वो एक्साइटमेंट मची हुई है। आज पेपर है, कैम्ब्रिज का सीआई का पेपर है, चलो भाई एग्जामिनेशन हॉल पहुंचे हैं, बैठे हैं। अब क्या आएगा, क्या आएगा, क्या पूछेगा, क्या होगा यार, मैं कैसा कहूंगा, कैसा होगा। वो एक्साइटमेंट है, पेपर आया। हो सकता है फर्स्ट फ्यू मिनट्स तक वो पढ़े, 4 5 6 लाइनें, एक पैराग्राफ तक पहुंचा, और उसके बाद जो है वो एकदम से फोकस आउट होना शुरू हो जाता है। फिर अलग अलग अप्रोचेस बताता हूं। ये मेरे पास लाइव रॉ एक्सपीरियंसेस हैं स्टूडेंट्स के। मॉक के टाइम मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि भाई ये क्या परेशानी आ रही है बच्चों को। फिर जो कैम्ब्रिज का पेपर देकर आते हैं स्टूडेंट्स, वो बता दे कि सर हमारे साथ ये हुआ। तो उनके फीडबैक से आपको बता रहा हूं कि सर फिर स्टूडेंट क्या करता है, वो क्विकली स्वैप करना शुरू कर देगा, स्किम करना शुरू कर देगा। वो कहेगा कि चलो यार एक काम करते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या हो रहा है, डिटेल में बाद में देखेंगे। कुछ बच्चे परेशान होंगे, एकदम से फोकस आउट होगा, वो कहेंगे काम करते हैं, पहले ना सवालात पढ़ते हैं। चलो आओ पहले सवालात पढ़ते हैं, फिर वापस केस पर आ जाएंगे और देखेंगे कि इस सवाल का कॉन्टेक्स्ट कहां मौजूद है। टाइम जाया, टाइम जाया। पेपर 3 और पेपर 4 मैं ये बात ओरिएंटेशन क्लास में भी कर चुका हूं, और आज भी दोबारा रिपीट कर देता हूं, और आगे भी बताता रहूंगा कि एएस हो या A2, बिजनेस का सिलेबस आसान है। सिलेबस में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, आप बोलोगे सर ये बहुत मुश्किल है, ये तो समझ ही नहीं आता। अभी तक हमने हमने देखो सिलेबस का कितना कोर सेक्शन, कोर चैप्टर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपके A2 का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ लिया। क्या आप उसमें से कुछ भी ये कह सकते हो कि सर मुझे ये समझ नहीं आया? क्या आप उसमें कहीं ये कह सकते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, मेरे लिए ये प्रॉब्लम हो गई? नहीं सर, सिलेबस रिलेटिवली आसान है, चीजें समझ आने वाली हैं।
लेकिन उसके बावजूद बिजनेस में टॉप ग्रेड्स क्यों नहीं आते? फेलियर्स नहीं होते, इतने फेलियर्स नहीं होते हमारे पास बिजनेस में, लेकिन टॉप नॉच रिजल्ट्स ए स्टार एक बी नहीं आते। मेजॉरिटी स्टूडेंट ये सी डी लेके बैठे हुए होते, क्यों? व्हाई इज दैट सो? क्योंकि सर, जो पेपर का हिसाब किताब है, स्टूडेंट वहां पे मार खाते हैं। पेपर दोनों, पेपर 3 और पेपर 4 केस बेस्ड है। पहले केस पढ़ना है, फिर केस से इंफॉर्मेशन लेके सवाल का आंसर देना है एप्लीकेशन को यूज करते हुए। वो आंसर करने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है। और रीडिंग टेम्परामेंट, तो आपको आज आइडिया हो रहा होगा कि मेरा फोकस रीडिंग के ऊपर इतना ज्यादा क्यों है, कि सर आप आज से अगर अपनी रीडिंग हैबिट्स इनबिल्ड करोगे तो आपको केस पढ़ने में आसानी होगी। अच्छा, फिर आगे वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम करते जाएंगे, मैं प्रॉब्लम्स आपको बताते जाऊंगा। केस पढ़ने का एक सिंपल आसान तरीका, एक अच्छा तरीका यह है कि सर, आपके पास केस पढ़ते वक्त कुछ भी और मौजूद ना हो, केस पेपर और आपके पास पेंसिल मौजूद हो। पेंसिल, आपके पास पेंसिल मौजूद हो। पेंसिल का क्या करना है, गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। जितने भी आपको यहां पर एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, वो मैं अंडरलाइन करता रहूंगा एप्लीकेशन, कि यार ये एप्लीकेशन है। तो जब आप अंडरलाइन करते हो तो साइकोलॉजिकली आपको वो चीज रिकॉल करना ज्यादा आसान हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमजा, मरियम, शायान, आई होप दैट मैंने प्रॉब्लम से रिलेटेड तो काफी हद तक बात करी। तो चलें, आज चलते हैं, थियरी किचन का केस स्टार्ट करते हैं। आर वी गुड टू स्टार्ट द केस? यस प्लीज। आर वी गुड टू स्टार्ट द केस? ऑल राइट, परफेक्ट। चलें स्टार्ट करते हैं। सर, केस है थियरीज किचन। अब क्या है केस, देखेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि केस में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। थियरीज किचन ऑपरेट्स इन 4 यूरोपियन कंट्रीज। आप देखो, 4 यूरोपियन, ये ऑस्ट्रेलियन भी ऑस्ट्रेलियन बोला हूं, अमेरिकन भी हो सकती थी, एशियन भी हो सकती थी, अफ्रीकन कंट्रीज भी हो सकती थी, बट यूरोपियन है। तो केस एप्लीकेशन 6 कंट्रीज भी हो सकती थी, 2 कंट्रीज भी हो सकती थी, 4 है एप्लीकेशन। विद हेड इट्स हेड ऑफिस इन कंट्री एच। ये कंट्री ए में भी हो सकता था, कंट्री बी में भी हो सकता था, लेकिन कंट्री एच में है। एप्लीकेशन, टीके वॉज स्टार्टेड बाय थियरी रेडलेट इन 2017। तो 2017 एप्लीकेशन। आफ्टर ही गेव अप a senior management role in a food delivery company to start his own business। आप देखें सर, टीके स्टार्ट किया थियरी रेडलेट ने 2017 में, जब उसने एक फूड डिलीवरी कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट रोल गिव अप किया अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 2017 mark the remember the year and dates. Theory had observed the rise in popularity of delivery of cooked meals to offices and households. थियरी ने ये ऑब्जर्व किया कि सर, कंट्री में बड़ी पॉपुलैरिटी आ रही है घर के बने हुए खानों की, ऑफिस और घरों तक डिलीवरी की। कि लोग जो हैं वो ऑफिसेज में भी और अपने घरों में भी घर के खाने को प्रेफर कर रहे हैं। तो कोई और अपने घर में बना रहा है, उसकी डिलीवरी की डिमांड आ रही है, पॉपुलैरिटी आ रही है। ही आइडेंटिफाइड अ गैप इन द मार्केट फॉर एन एफिशिएंट सर्विस which would focus on high quality cooked meals for delivery only।
उसने गैप आइडेंटिफाई किया मार्केट में कि एक ऐसा मार्केट में गैप मौजूद है, फूड मार्केट में कह लो, मील मार्केट में कह लो, कि जहां सर्विस एफिशिएंट हो, फोकस हाई क्वालिटी कुक्ड मील्स का हो, और फोकस सिर्फ डिलीवरी पर हो। नो टेक अवे, नो डाइन इन, रेस्टोरेंट नहीं बना रहे, सिर्फ डिलीवरीज हैं। जिसको बहुत कॉमनली आप शायद आपने ये टर्म सुना हो, हमजा, मरियम, शायान, शायद आपने ये टर्म सुना हो, मुझे बताइएगा। क्लाउड किचन, हैव यू गाइस हर्ड दिस टर्म? क्लाउड किचन, क्लाउड किचन, it has become very common across the world. शायान कह रहे हैं यस, हमजा कह रहे हैं यस, मरियम कह, मरियम नो, नहीं मरियम, क्लाउड किचन नहीं सुना। पाकिस्तान कराची में तो बहुत कॉमन है ये। जो हम फूड पांडा पे सर्च करते हैं तो हमें एक होममेड किचन मिल जाता है जो कहता है कि हम घर पे बनाते हैं, और तो वो क्लाउड किचन है सर। वो क्लाउड किचन अपने घर पे बना रहे हैं, अपने घर पे स्पैगेटीज बना रहे हैं, या नूडल्स बना रहे हैं, पास्ताज बना रहे हैं, खौसा बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं, बर्गर्स बना रहे हैं, और वो फिर डिलीवरीज कर रहे हैं। तो सर क्लाउड किचन, तो ये कुछ उस तरीके की बात हो रही है। और ये याद रखिएगा, मैं केस पढ़ते हुए ना उसे फौरन रियलिटी रियलिटी जो मेरे इर्द गिर्द हो रही है मैं उससे रिलेट कर देता हूं फौरन। तो मेरे लिए केस इंटरेस्टिंग हो जाता है, मेरे लिए केस इंटरेस्टिंग हो जाता है। मेरे 3-4 रिलेटिव्स हैं जिनके अपने क्लाउड किचन्स हैं, जो घरों से फूड डिलीवरीज करते हैं। और 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिनका मुझे पता है कि उनके क्लाउड किचन्स मौजूद हैं, और वो फूड पांडा और दूसरी एप्लीकेशंस पे मौजूद हैं, और वो डिलीवरीज करते हैं, और उनका बड़ा अच्छा बिजनेस सेटल हुआ हुआ है। तो सर मैं फौरन उससे रिलेट करने की कोशिश करूंगा। तो याद रखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आप लोगों को जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ क्लास में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उसका मकसद यही होता है कि एग्जामिनर कैन सेट अ केस फ्रॉम एनी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री से केस आ सकता है, किसी भी किस्म का केस आ सकता है, तो आपको प्रैक्टिकल पता चलता है। टीके ग्रीव क्विकली एंड कन्वर्टेड टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन 2019, मतलब 2 साल में। 2017 में उसने ओपन किया, और 2019 में टीके जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुका है। ठीक है ना, टीके जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुका है। TK now has 2 kitchens in each of 4 यूरोपियन कैपिटल सिटीज। जिन चारों मुल्कों में वो ऑपरेट कर रहा है, उनके कैपिटल सिटीज में हर एक सिटी में उनके 2 क्लाउड किचन्स हैं। इसके 2 किचन्स हैं, इसका मतलब टोटल 8 किचन्स हैं टीके के पास। The 8 locations are outside the city centers, and each kitchen has the capacity to produce 2200 meals each day. आठों लोकेशन सिटी सेंटर से आउटसाइड है, बाहर है, और हर किचन, आठों किचन में से हर किचन के पास 2200 मील्स रोज की कैपेसिटी मौजूद है। कोई भी किचन उठा लो, 2200 मील्स बना सकता है डेली। मील्स आर पैकेज्ड एंड देन डिलीवर्ड टू कस्टमर्स बाय मोटरसाइकिल। तो मील्स को बनाने के बाद उन्हें पैकेज किया जाता है, पैकेजिंग करने के बाद उन्हें मोटरसाइकिल के थ्रू डिलीवर कर दिया जाता है। हमें अभी तक ये पता नहीं है कि मोटरसाइकिल राइडर्स जो हैं वो एम्प्लॉयज हैं या आउटसाइडर्स हैं, कि कोई कोई डिलीवरी बिजनेस को इन्होंने हायर किया हुआ है। ये अभी हो सकता है डिटेल पता चले। तो देयर आर मैनी क्वेश्चंस राइट नाउ इन माय माइंड। आप देखो, आई हैव डाइव्ड इन टू द केस, मैं केस में डाइव कर चुका हूं। मैं तो एक सिटी सेंटर से बाहर एक 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 जनरल स्केच भी बना चुका हूं। क्या टीके का आउटलेट कुछ इस तरीके से, एक किचन इस तरीके से नजर आता होगा। वाइट कलर की या ग्रे कलर की बिल्डिंग है, और बाहर बाइक्स खड़ी हुई हैं, और धुआं निकल रहा है, और किचन चल रहा है, और लोग जो है वो अपने शेफ कॉस्ट्यूम में, और वो क्या हेयर मास्क, हेयर कवर करके
वो घूम रहे हैं, लेट सपोज, और जो भी हैं राइडर्स वेट कर रहे हैं, और ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है। आई हैव विजन दिस ऑलरेडी। तो मेरे लिए चीजों को लिंक करना बड़ा मजेदार हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई ऑल्सो रिकमेंड टू माई स्टूडेंट्स, कि आप ये काम करेंगे। थियरी किचन के अलावा आप देखेंगे और कोई केस उठाएंगे ना, मैं उसको भी इसी तरीके से कुछ इमेजिनरी बना रहा हूँ कि हाँ कुछ इस तरीके से काम, कुछ फिजिकल आउटले इस तरीके से दिख रहा होगा इसका। तो इट विल हेल्प यू बिकम इंटरेस्टेड इन द केस। अब आप देखो, मील्स पैकेज होते हैं और राइडर्स के थ्रू, मोटरसाइकिल के थ्रू डिलीवर होते हैं। अब मेरा मेरा सवाल इसमें आ चुका है ऑलरेडी, कि क्या ये मोटरसाइकिल राइडर्स टीके के अपने हैं? तो इसका मतलब एम्प्लॉयज हैं, तो क्या सैलरीज पर हैं या कमीशन पर हैं? कमीशन किस तरीके का है? और अगर क्या ऐसा है कि टीके ने बोला यार मोटरसाइकिल डिलीवरी ऑपरेशन हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, हमारी एक्सपर्टीज तो फूड है, तो हम एक काम करते हैं, डिलीवरी आउटसोर्स कर लेते हैं, थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग कर लेते हैं, वो राइडर्स भिजवाए और अब वो राइडर्स हमारे काम कर दें, हमें 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 उनको सिर्फ पैसे देने होंगे, आउटसोर्सिंग फीस। अब क्या है, देखते हैं क्या बोल रहा है आगे। थियरी वर्क्स एट द कंपनीज हेड ऑफिस। अच्छा, मुझे ये भी सवाल था कि थियरी क्या कर रहा है? क्या थियरी शेफ बना, नहीं बना? क्या थियरी बिजनेस मैनेजर है, बिजनेस मैनेजमेंट का काम कर रहा है? क्योंकि ऊपर तो हमने देखा था कि वो एक डिलीवरी कंपनी का, फूड डिलीवरी कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट रोल अक्वायर किया हुआ था। तो लाइकली चांसेस थे कि वो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कर रहा होगा, और नजर भी आ रहा है कि वो कंपनी के हेड ऑफिस में काम करता है, अटैच टू टीकेस फर्स्ट किचन लोकेशन इन कंट्री एच। तो हेड ऑफिस कंट्री एच में, तो जाहिर सी बात है उसका पहला किचन भी कंट्री एच ही होगा। उसके किचन के साथ ही हेड ऑफिस लोकेटेड है कंपनी का। तो ही विजिट्स द अदर किचन्स वंस एवरी मंथ। तो इसका मतलब वो बाकी 7 किचन्स को हर हर महीने एक दफा विजिट करता है, हर महीने एक दफा विजिट करता है, बाकी सारी सातों किचन्स को। एक किचन तो उसके हेड ऑफिस के बराबर में ही है। थियरी एंड अ टीम ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो टीम ऑफ डायरेक्टर्स और थियोरी मिलके तमाम मेजर डिसीशंस लेते हैं अबाउट द मेन मेन्यू आइटम्स एंड न्यू लोकेशंस। तो मेन मेन्यू आइटम्स और बिजनेस के नए लोकेशंस के डिसीजन टीम ऑफ डायरेक्टर्स और थियोरी मिलके लेते हैं। ईच किचन हैज अ मैनेजर who is responsible for decisions about inventory management and human resources। तो 8 किचन है, तो 8 किचन मैनेजर्स हैं, और हर एक किचन मैनेजर जिम्मेदार है उस किचन की इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एचआर मैनेजमेंट के लिए। अपने किचन की इन्वेंट्री मैनेजमेंट और अपने किचन के एचआर के लिए हर एक किचन मैनेजर जिम्मेदार है। टीके हैज फाइनेंस इट्स ग्रोथ through retained profits and a loan of $15 million। मैं आप लोगों को यहां बताऊं, जो न्यूमेरिकल्स है ना, वैल्यूज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कुछ भी है कैलकुलेशंस, वो वैल्यूज आपकी फ्री एप्लीकेशन है। 2017 में स्टैब्लिश हुआ, 2019 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया, 4 शहरों में है, हर शहर में 2 किचन है, तो 8 टोटल किचन है। हर एक किचन 2200 मील्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। 15 मिलियन का लोन है। ये अब तक न्यूमेरिकल वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है, फ्री एप्लीकेशन। मैं इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट केस में कहीं पे भी आराम से फिट इन कर सकता हूं तमाम एप्लीकेशंस को। कह रहा है डिविडेंड पेमेंट्स टू शेयर होल्डर्स हैव बीन कंसिस्टेंटली अबव एवरेज फॉर द केटरिंग इंडस्ट्री। डिविडेंड पेमेंट, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड्स दिए जाते हैं एज रिटर्न आउट ऑफ प्रॉफिट, कि कंपनी में आपने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, तो हम आपको ये कंपनी की तरफ से, कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उसका कुछ हिस्सा आपको देंगे। तो केटरिंग इंडस्ट्री में जो एवरेज है, वो टीके उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है अपने शेयर होल्डर्स को। इसका मतलब
टीके के शेयर होल्डर्स खुश हैं, और जो पुट शेयर होल्डर बनना चाहते हैं वो बड़े इंटरेस्टेड होंगे ऐसी कंपनी में शेयर लगाने, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बड़े इंटरेस्टेड होंगे जिसका रिटर्न अच्छा है। अब आप देखें, अब तक केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ भाई हमजा, मरियम, शायान, व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या अब तक केस इजी है, समझ आ रहा है, आसान है, केस में एक एक्साइटमेंट मौजूद है? हाँ भाई, सिंप्लीफाइड केस है एज ऑफ राइट नाउ। अब तक कोई ऐसी बात केस में है नहीं जो ना समझ आए, जिसमें हम बोले यार ये क्या बात हुई, ये तो कुछ ऐसा अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है। तो काफी हद तक हमारी रियल वर्ल्ड के क्लोज है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है। तो अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये हम नोट करो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये तो हमारा चैप्टर 1 था। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, 6 एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट बिजनेस, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। अब यहां पे किसकी बात कर रहा है, क्या बात करने जा रहा है, नोट कीजिएगा। द यूरोपियन कंट्रीज इन विच टीके ऑपरेट्स एक्सपीरियंस इकोनॉमिक रिसेशंस, सर रिसेशंस, डाउन टर्न, इकोनॉमी डाउन, कंडीशंस डाउन। तो बड़ा इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, परचेसिंग पावर कम होगी, स्पेंडिंग कम हो रही होगी। तो कह रहे रिसेशन आए में ड्यूरिंग 2020, ठीक है 2020, देयर हैज बीन इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस देन। ओके, टीके जिन कंट्रीज में ऑपरेट करता है, जिन 4 कंट्रीज में, उन्होंने 2020 पेंडेमिक में ठीक ठाक रिसेशन देखा, लेकिन उसके बाद से ये कह रहे हैं कि उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स ग्रो कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, डिमांड फॉर लेबर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आवाम के पास पैसा आ रहा है और आवाम जाहिर सी बात है इस पैसे को खर्च करेगी। गवर्नमेंट्स हैव सपोर्टेड recovering economies with grants and loans to small and medium sized businesses including टीके। अब आप देखो, टीके सेटअप हुआ था 2017 में, 2019 में वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया, 4 यूरोपियन कंट्रीज में उसके 8 किचन हैं। 2020 में आ गया रिसेशन, पेंडेमिक भी आया होगा, अभी तक पता नहीं वहां की बात होगी नहीं होगी, मुझे नहीं पता, बहरहाल। तो दो पे टीके भी उन्हीं कंट्रीज का पार्ट है और ठीक ठाक उसका प्रोपोर्शन है बिजनेस में, बिजनेस का 2200 मील्स एक एक किचन बना के दे रहे हैं रोज के, तो ठीक ठाक आवाम होगी, ठीक ठाक कैपेसिटी होगी सर ये। तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, कि इकोनॉमिक रिसेशन का इम्पैक्ट खत्म हो, कम हो, छोटे और मीडियम साइज बिजनेसेस टीके को मिलाकर ग्रांट्स और लोन्स देना शुरू कर दिए। सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस have included fewer consumers eating at restaurants। अब पेंडेमिक के बाद एक ये बहुत बड़ा चेंज आया है सोशली भी और टेक्नोलॉजिकली भी, कि रेस्ट ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड डाइन आउट का रुझान कम हुआ है, अक्रॉस द वर्ल्ड। ये मैंने एक केस, कोई आर्टिकल 6-7 महीने पहले पढ़ा था, जिस पे ये रिसर्च पब्लिश की थी, कि अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक थोड़ा बहुत शिफ्ट देखा जा रहा है, कि डाइन आउट का कॉन्सेप्ट आउटडेट हो रहा है। एंड आउटडेट ही बोलेंगे, पीपल आर नॉट गोइंग एज मैनी टाइम्स एज दे यूज टू डू बिफोर। तो अब आगे देखिएगा, इसमें आगे कुछ लिखा हुआ होगा यकीनन। स्मार्टफोन apps are increasingly used for online shopping and ordering meal deliveries. More employees are now working from home rather than in offices. The populations of European capital cities include significant numbers
of young professional individuals who earn above average incomes. तो सर, उस जो मैंने 6-7 महीने पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, देखो आपकी रीडिंग हैबिट्स होंगी, अगर आप रिसर्च कर रहे होगे, कुछ चीजें पढ़ रहे होगे, बिजनेस से रिगार्डिंग आर्टिकल्स पढ़ रहे होगे, इनरिस्पेक्टिव दुनिया में किसी भी कंट्री के बारे में पढ़ो, बिजनेस से रिलेटेड पढ़ोगे तो वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबलाइज्ड मार्केट, और बैरियर्स खत्म हो चुके हैं दुनिया भर में। तो इट हैज द वर्ल्ड हैज बिकम वन लार्ज मार्केट, तो वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट जरूर होगा। अब आप देखो, मैं उस रिसर्च को यहां लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं कि उस रिसर्च में, उस आर्टिकल में मैंने एक बात पढ़ी थी कि पहले डाइन आउट का कॉन्सेप्ट इसलिए होता था कि लोग आमतौर पे या तो अपने बिजनेस में काम करते थे या कॉरपोरेट्स में जॉब करते थे। और आज से अगर 10-15 साल पुरानी बात की जाए, 20 साल पुरानी बात कर लो, 25 साल पुरानी बात कर लो, तो विमेन एम्पावरमेंट इस लेवल की नहीं थी। विमेन पार्टिसिपेशन इन वर्किंग लेबर फोर्स इतना नहीं था। विमेन एजुकेशन इतनी नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज सर, ये फ्रीलांसर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोग या तो एंटरप्रेन्योर, अपने बिजनेस के मालिक हैं, या फिर एम्प्लॉयज हैं कॉर्पोरेट में ज्यादातर। तो आमतौर पे डाइन आउट के लिए इसलिए जाया जाता था कि भाई फैमिली रिलैक्स रहे और सब जा सकें। तो वो डाइन आउट का कॉन्सेप्ट होता था, बाहर खाएं, बाहर बाहर खाना खाने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स। सही, वो एक फैशन था। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था, आज जितनी यंग पॉपुलेशन है और मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग यंग पॉपुलेशन, यूथ, स्पेशली इन एशियन कंट्रीज। वो बोला वहां पर एक बड़ा सिग्निफिकेंट ट्रेंड चेंज हुआ है कि फ्रीलांसर्स की तादाद इतनी तेजी से बढ़ी है कि सर, लोग घरों में बैठ के, बच्चे घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स में मौजूद हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। दो दो आपको दो अगर ऑर्डर भी मिल गए $250-250 के, तो सर एक छोटी सी एज में 17-18 साल का बच्चा $500 कमा के बैठा हुआ है। और ये तो बॉटम है, रॉक बॉटम, $500। करीब कोई 1,40,000 रुपए कमा के बैठा हुआ है। तो सर जब वो एकदम से पैसे अर्न करना शुरू कर देता है, तो वो उसकी डिलीवरी, फूड फूड बाहर से मंगवाने की आदत वो कैचअप हो जाती है, पैसे भी हैं और लाइफ स्टाइल भी ऐसा है, तो वो डाइन आउट प्रेफर नहीं करेगा। वो बाहर जाके खाना नहीं प्रेफर करता, वो कहता है यार घर पे खाना आ जाए यहीं खा लेंगे, या ऑफिस में खाना आ जाए यहाँ खा लेंगे। तो पहले ऑफिस वाले घर से बाहर जाते, ऑफिस से भी बाहर जाते थे, अब ऑफिस वाले डिलीवरी करवा लेते हैं। कितने कितने मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनका मुझे पता है कि भाई उन्होंने क्लाउड किचन से अपने मील्स ऑफिस के लिए फिक्स करा के रखे हुए हैं कि मंडे को ये आएगा और ट्यूसडे को ये आएगा और वेनसडे को ये आएगा और थर्सडे को ये आएगा, और फ्राइडे इज अ यूनिवर्सल बिरयानी डे। हाँ, बिरयानी नहीं बनाई भाई। तो आप देखें क्लाउड किचन, तो ये पूरा केस लिंक हो रहा है हमारा, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है स्मार्टफोन्स एप्स ने इतना आसान कर दिया है ऑनलाइन शॉपिंग को कि अब डिलीवरी मील्स की जो है डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो बहरहाल आगे चलते हैं, देखते हैं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट था। इसमें दोनों इम्पैक्ट बड़े क्रूशल हैं, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी एंड सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी। फिर आगे देखते हैं मार्केटिंग। अब देखते हैं मार्केटिंग में क्या हो रहा है। अब इसको देखते हैं कि मार्केटिंग में क्या हो रहा है। टीके डिफरेंशिएट्स, हालांकि हमने अभी तक मार्केटिंग का सेक्शन नहीं पढ़ा है। मार्केटिंग इज सेक्शन 3 ऑफ आवर सिलेबस। ये देखो, अगर मैं आप लोगों का वो सिलेबस जरा रिकैप करा दूं, तो मार्केटिंग इज सेक्शन 3 ऑफ आवर सिलेबस, जिसमें हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं। बहरहाल कोई कोई हर्ज नहीं है, केस से रिलेटेड है। हम कौन सा चैप्टर पढ़े, हम सिर्फ देखते हैं कि बोला क्या है, लिखा क्या है, फिर केस से लिंक करने की कोशिश करेंगे। TK differentiates its meal service from the increasing number of competitors on the basis of choice, quality, and packaging. Okay. The menu is varied and includes daily special offers. Consumers are assured of the high quality of TK's meals
as it provides a complete service from sourcing ingredients to cooking, पैकेजिंग एंड डिलीवरी। मेरे सवाल का बहुत बड़ा जवाब यहां एक लाइन में मौजूद है। जो मैं सवाल ऊपर रेस किया था उसका जवाब मुझे यहां मिल रहा है। कॉम्पिटिटर्स की तादाद बढ़ रही है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन वहीं पे टीके अपने मील सर्विस को डिफरेंशिएट कर रहा है कि आपको चॉइस भी दे रहा है, आपको क्वालिटी भी दे रहा है और बेहतरीन पैकेजिंग भी दे रहा है। इस बेसिस पे वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहा है। पैकेजिंग इन अ फूड बिजनेस कैन बी अ वेरी एक्सेलेंट यूएसपी। बड़ा अच्छा यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका बन सकता है अगर आप पैकेजिंग पे काम करो। पैकेजिंग कैन एक्साइट कंज्यूमर्स इन अ फूड बिजनेस। आप देखो, छोटी सी मिसाल दूं, छोटी सी मिसाल, बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल, फोकस कीजिएगा। पहले पहले फ्रेंच फ्राइज वो गत्ते के डब्बे में आते थे, गत्ते के डब्बे में। एक टाइम था फ्रेंच फ्राइज गत्ते के डब्बे में आते थे। आप नोट करो, आज जितने भी बिल्कुल बेसिक स्ट्रीट स्ट्रीट हॉकर्स, ठेले वाले होंगे, वो शायद आज भी गत्ते के डब्बे यूज कर रहे हैं। वरना थोड़ा सा भी एडवांसमेंट आया है, वो थर्मोपोल के बॉक्सेस में फ्राइज देते हैं। सर पैकेजिंग, पैकेजिंग अच्छा, बहुत सारे लोगों ने तो एल्युमिनियम के वो फॉइल्स बनाए हुए हैं जिसमें वो खास तौर पे पिज्जा फ्राइज और फ्राइज पास्ता, वो इस तरीके का जो बना रहे हैं वेरिएशन, वो एल्युमिनियम के खूबसूरत बॉक्स में आपको प्रोवाइड करके देते हैं। तो सर द डिस्प्ले, द लुक, मतलब अगर आप वो किसी के घर डिलीवरी भी देना चाहते हो, डिलीवरी करवाना भी चाहते हो, तो आपको लगेगा, सोचो चिप्स के डब्बे, हाँ चिप्स के डब्बे, कैसे बुरा लगेगा। लेकिन देखो एल्युमिनियम फॉइल पैक हुआ हुआ खूबसूरत सा ऊपर एक डिस्प्ले, वो अच्छा लगेगा। तो वो कह रहे हैं सर कंपटीशन बढ़ रहा है कंपैरेटिव मार्केट में, हम टीके डिफरेंशिएट कर रहा है चॉइस पे, क्वालिटी पे और पैकेजिंग पे। मेन्यू में बहुत वेरिएशन है और रोज का डेली स्पेशल ऑफर भी मौजूद है, और कंज्यूमर को हाई क्वालिटी इंश्योर की जाती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को हम एक कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं, राइट फ्रॉम सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल के सर इंग्रेडिएंट्स तक वो सोर्स कर रहे हैं। तो जो कुकिंग के लिए वो चावल यूज कर रहे हैं वो उनके अपने हैं, अगर वीट यूज कर रहे हैं वो उनका अपना है, शुगर यूज कर रहे हैं वो उनकी अपनी है। तो वो सोर्सिंग इंग्रेडिएंट से लेकर डिलीवरी तक ये सारे काम खुद कर रहे हैं। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कह रहा है टीकेज ऑपरेशंस डायरेक्टर has worked closely with a packaging company to research, develop, and patent a range of recyclable packaging containers that ensure meals arrive hot and in excellent condition. तो सर टीके के ऑपरेशन डायरेक्टर ने एक पैकेजिंग कंपनी के साथ बहुत क्लोजली काम किया और ये रिसर्च किया, डेवलप किया, और वो पेटेंट करने का सोच रहे हैं कि अगर एक ऐसा कोई पैकेजिंग कंटेनर, रिसाइक्लेबल पैकेजिंग कंटेनर बना लिया जाए जो कि मील को ना सिर्फ हॉट रखे बल्कि उसकी ओरिजिनल कंडीशन को भी इंटैक्ट करके रखे, तो सर वो उस पे काम कर रहे हैं। मार्केटिंग इज मेनली ऑन इट्स वेबसाइट एंड सोशल मीडिया। ठीक है, मार्केटिंग वो अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया से कर रहे हैं। हाउएवर टीके इज मार्केटिंग डायरेक्टर believes believes that the monthly distribution of leaflets to businesses and households is a good use of the marketing budget। हालांकि वेबसाइट और सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग हो रही है, लेकिन टीके का मार्केटिंग डायरेक्टर ये बिलीव करता है कि उन्हें बिजनेसेस को और हाउस होल्ड्स को लीफलेट्स बांटने चाहिए, घर घर जाके लीफलेट देने चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए टीके के बारे में। वो कह रहे हैं मार्केटिंग बजट का ये एक अच्छा यूज हो जाएगा।
द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ अ मील इज $8. The delivery charge is $5 per order, and the average order is for 3 meals. अब आप देखें, कह रहा है एक एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो $8 की है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, $8। तो इसका मतलब एक मील $8 का है। एक एवरेज ऑर्डर में 3 मील्स जाते हैं $24, और इसके साथ $5 डिलीवरी के लगते हैं। तो तकरीबन एक ऑर्डर अगर टीके के पास आता है तो वो मिनिमम एवरेज, ऑन एवरेज कह लो, $29 का बनता है। $29 का बनता है। तो अब आप देखें, आपके पहले पेज पे बॉस ठीक ठाक इंफॉर्मेशन है और बड़ा जबरदस्त। अब तक तो केस बड़ा सॉलिड है, इंटैक्ट रखा हुआ है, हुक्ड अप है। वी ऑल आर हुक्ड अप। आई होप दैट हमजा, मरियम, शायान, आई होप दैट पहले पेज तक, यहां तक हमारी सारी चीजें क्लियर होंगी। यस प्लीज। अब हम देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमें नेक्स्ट। मार्केटिंग के अलावा हमें और क्या बता रहे हैं, तो आगे ठीक ठाक और वर्किंग आ रही है हमारे सामने। सर कुछ बात होने वाली है इनोवेशन की। इनोवेशन थियरी हैज ऑलवेज इंश्योर्ड that TK is at the forefront of product and process innovations in the food delivery business. The majority of TK's orders are received through its smartphone app. थियरी ने इन्विजन किया हुआ है इस चीज को कि फूड डिलीवरी बिजनेस में टीके इनोवेशंस लेकर आएगा, प्रोडक्ट में भी और प्रोसेस में भी। टीके के मेजॉरिटी ऑर्डर्स आज भी स्मार्टफोन एप्लीकेशन के थ्रू रिसीव हो रहे हैं उन्हें। थियरी एंड अदर टीके डायरेक्टर्स आर नाउ इंटरेस्टेड इन ट्रायलिंग ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस डिलीवरी व्हीकल्स, एडीवीज, इन कंट्री एच। अब आप देखें, ये पढ़ते ही मेरे जहन में एक वीडियो आ गई जो मैंने मेरे आंखों के सामने से सोशल मीडिया पे गुजरी, कि सर वो चाइना में ड्रोन्स के थ्रू डिलीवरीज हो रही हैं, और दुबई में भी इसका ट्रायल एंड टेस्ट स्टार्ट किया गया है। आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली शायद कंफर्म नहीं है, दुबई में शायद, कंफर्म नहीं है, शायद जोमैटो ने स्टार्ट किया। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर येट। लेकिन चाइना में ड्राइवरलेस ड्रोन के थ्रू डिलीवरीज हो रही हैं। तो सर आप देखें, फॉरेन कनेक्ट हो रहा है, रियल वर्ल्ड में ये सब हो रहा है जो यहां आपसे बात हो रही है। आप, दिस केस शुड नॉट बी एलियन टू अस। तो अब वो कह रहे हैं ये लोग फोर फ्रंट हैं प्रोसेस और प्रोडक्ट इनोवेशन में। ये कह रहे हैं हम करेंगे, जो करेंगे हम लेकर आएंगे, इनोवेशन कुछ भी नया लाएंगे हम लेकर आएंगे। और अब वो ड्राइवरलेस डिलीवरीज की तरफ जा रहे हैं। द एडीवीज विल बी कंप्यूटर कंट्रोल्ड एंड ऑफर फास्ट लो कॉस्ट मील डिलीवरीज। ADVs may be ideal for deliveries in city locations. The capital cost of the ADV trial will be $1.5 million. This could be financed by further bank borrowing or a new share issue. तो सर वो कह रहे हैं कि ये एडीवीज कंप्यूटर कंट्रोल्ड होंगे, फास्ट लो कॉस्ट मील डिलीवरीज ऑफर कर देंगे, और ये सिटी लोकेशंस के लिए बड़ा आइडियल है जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन बहुत होगा, तो ये वहाँ पे बड़े आसानी से डिलीवरीज होंगी। कैपिटल कॉस्ट इसका $1.5 मिलियन है। ऑलरेडी ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, वो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, ठीक है ना। और अब वो कह रहे हैं इसको 1.5 मिलियन को भी हम या तो लोन के थ्रू फाइनेंस कर लेंगे, या तो कंपनी नए शेयर इशू करे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, शेयर होल्डर्स को इशू करे, जनरल पब्लिक को इशू करे, पैसा रेस करे। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ऑपरेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। ऑपरेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, तो कह रहा है टीकेस किचन ऑपरेशंस आर लेबर इंटेंसिव। ओके, ये चीज मेरे माइंड में
थी मेरे माइंड में चल रही थी क्या टीके का किचन, मतलब वो लेबर ओरिएंटेड होगा या ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस होंगी वहां पे, 2200 मील्स एक एक किचन से बन रहे हैं, तो इट शुड बी अ वेरी कैपिटल इंक्लूडिंग, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं लेबर इंटेंसिव है, मेजॉरिटी लेबर के थ्रू काम कर रहा है। अच्छा, अब ये भी सवाल है कि मील्स, मुझे ये भी सोचना है, ये सवाल जहन में, कि मील्स बनते किस फॉर्म में हैं, किस तरीके से बनते हैं, किस कितने साइजेस में बनते हैं, किस क्वांटिटी में बन रहे हैं, और ऑर्डर किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वो जरूर बताएगा। मील्स आर प्रोड्यूस यूजिंग बैच प्रोडक्शन। बैच मतलब लॉट के, बिरयानी का लॉट है तो बिरयानी एक साथ बनेगी, 200 यूनिट्स, 300 मील्स, 400 मील्स, 500 मील्स। फिर अगर मिसाल के तौर पे निहारी बन रही है तो एक साथ बन रही है। फिर लेट्स सपोज अगर पास्ता बन रहा है तो एक साथ बन रहा है, बैचेस में बन रहे हैं। बट डिमांड फॉर डिफरेंट मील्स इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट ड्यू टू चेंजिंग फूड ट्रेंड्स। अच्छा, वो ऑर्डर्स ओरिएंटेड मील्स नहीं बना रहे, वो ये नहीं देख रहे कि हमें ऑर्डर क्या आ रहा है या आज का ऑर्डर क्या है, वो बैच में बनाते हैं। उनके कुछ स्पेसिफाइड आइटम्स होंगे मेन्यू में और वो उसके बैचेस बनाते होंगे। जो जाहिर सी बात है, हॉट रनिंग होगा उसकी ज़्यादा बैच तादाद बनती होगी, जो नॉट रनिंग होगा उसकी तादाद थोड़ी सी कम होती होगी। लेकिन ये बात तो तय है, दिस इज आई हैव माई सेल्फ रन फूड बिजनेस इन अ पार्टनरशिप फॉर 3 years, अ पिज़्ज़ा बिजनेस। तो ब्रेक ओवन के नाम से एक पार्टनरशिप थी छोटी सी। तो सर 3 साल उस बिजनेस में काम किया है, वहां पे ये एक बड़ा इशू आता था, और ये मुझे भी पता है कि प्रिडिक्शन बड़ी मुश्किल होती है कि आज कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा बिकेगा। एक तो रनिंग फ्लेवर होता है, लेकिन उसके अलावा ये प्रिडिक्ट करना, क्योंकि फूड ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं सर, दिस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इन्वेंट्री। यकीनन यकीनन 100% कि सर दाल की डिमांड आज ज़्यादा होगी या सब्जी की डिमांड ज़्यादा होगी, गोश्त की डिमांड ज़्यादा होगी, तो गोश्त में मुर्गी की डिमांड आ रही है या मटन की डिमांड आ रही है या बीफ की डिमांड आ रही है। आज ग्रेवी वाले आइटम ज़्यादा सेल होंगे या राइस वाले आइटम ज़्यादा सेल होंगे, ड्राई आइटम ज़्यादा जाएंगे, तो ये बड़ा मुश्किल है, उसके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। फ्रीक्वेंटली too much of some menu items is produced, leading to food wastage. Recently, following a social media review praising a TK vegan curry meal, demand increased so quickly that the kitchens failed to produce enough. Some customers were disappointed because their orders were not met. अब आप देखें, वो कह रहे हैं ना, खुद बता रहे हैं, कह रहे हैं इतना डिफिकल्ट है इसको कंट्रोल करना कि ये बता ही नहीं सकते कि हम क्या डिमांड आएगी। कह रहा है कुछ आइटम्स का ओवर प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से इन्वेंट्री लॉस होता है, फूड वेस्ट होता है। रिसेंटली एक सोशल मीडिया रिव्यू में टीके की वेगन कड़ी मील को इतना प्रेस किया कि उसकी डिमांड इतनी एबनॉर्मली बढ़ गई कि किचन्स वर अनएबल टू मीट द डिमांड, तो कुछ कस्टमर डिसअपॉइंट हो गए। टीके's ऑपरेशन डायरेक्टर is investigating the use of lean production techniques. लीन प्रोडक्शन टेक्निक ये हमारे ऑपरेशन का पार्ट है, ऑपरेशन सेक्शन 4। अभी आपको नहीं पता होना चाहिए, लेट इट बी, जाने दीजिए, कोई मसला नहीं, बस वर्ड पता है आपको, सच एज जस्ट इन टाइम। अभी इस पे भी मैं बात नहीं करूंगा, लेट इट बी, जाने दें, हमने पढ़ा ही नहीं है। विच ही बिलीव्स कुड इंप्रूव एफिशिएंसी, बस इतना पता है कि कोई ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सकता है। क्या है वो, कैसे है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर इतनी अच्छी टेक्निक है तो पूरी दुनिया यूज करे, वो हम ऑपरेशंस के टाइम पढ़ लेंगे, लेट इट बी। अभी केस में दिया हुआ है तो कोई हर्ज नहीं है, इसके केस इसके सवाल इग्नोर कर दिएंगे हम, और हम अपने सेक्शन 1 के क्वेश्चंस देखेंगे। ईच किचन एम्प्लॉइज अ मैनेजर एंड अ टीम ऑफ 10 फुल टाइम शेफ। आ गया मेरा सवाल का जवाब
कि किचन में कौन कौन लोग हैं, कैसे काम करते हैं। तो भाई पता चला ये तो बात पहली बता दी कि हर किचन का मैनेजर है, और मैनेजर इन्वेंट्री और एचआर के फैक्टर्स खुद देखता है। अपने अपने किचन के मैनेजर्स अपने एचआर और अपनी इन्वेंट्री को खुद मॉनिटर करते। तो हर एक मैनेजर के अंडर 10 फुल टाइम शेफ्स हैं। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मतलब अच्छा बड़ा सेटअप है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उनके फुल टाइम। देयर आर ऑल्सो किचन असिस्टेंट्स, मील पैकर्स एंड डिलीवरी ड्राइवर्स। ओके, ये सब लोग इन हाउस हैं। ये तो हमें पहले ही बता दिया कि सब कुछ इन हाउस है, कंप्लीट सर्विस है। तो किचन असिस्टेंट्स भी मौजूद हैं, और मील पैकर्स भी हैं, और डिलीवरी ड्राइवर्स भी हैं, who are employed on a range of part-time and 0 hours contracts। पार्ट टाइम के बारे में तो आप लोगों को सबको पता होगा, 0 आवर्स के हम किसी से उनके आवर्स कंफर्म नहीं करते कि इतनी जॉब आपको मिलेगी, जब जरूरत पड़ेगी हम आपको बुला लेंगे। फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, 0 मिनिमम आवर्स, और मैक्सिमम हम जितने चाहें आपसे आवर्स अटेन करें, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, जब जरूरत पड़ेगी हम आपको बुलाएंगे। जाहिर सी बात है, आपसे ऐसा अनोखा एग्रीमेंट हो रहा है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी आपको आना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है रेट ज्यादा होगा फिर आपका। वर्कर्स आर अंडर प्रेशर to constantly improve productivity while maintaining high quality। This is very important। वर्कर्स पे प्रेशर है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, मील्स की तादाद बढ़ाओ 2200 से, इसको हर एक किचन पे 2400 2500 तक लेके जाओ, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। एज थियरी ऑलवेज रिमाइंड्स एम्प्लॉइज, द क्वालिटी ऑफ आवर फूड इज आर यूएसपी। वो हमेशा एम्प्लॉयज को बोलता है कि हमारी फूड की क्वालिटी हमारी यूएसपी है। बिकॉज वी डू नॉट सी कस्टमर्स फेस टू फेस और सर्व दैम देयर मील्स। ओए होए 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 यार, दिस इज अमेजिंग। अगर आप इस पॉइंट को समझ सको ना, तो आपको टीके की फीलिंग्स, ये थियरी की फीलिंग समझ आएंगी। थियरी कह रहा है कि हम कंपनी में से कोई भी अपने कस्टमर को फेस टू फेस नहीं देखता, राइडर जाकर देकर आता है। तो जो कंपनी के सीनियर्स हैं, हेड्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, या इवन जो शेफ्स हैं, उनका कस्टमर से इंटरेक्शन नहीं है। तो सर, आवर मील इज द इंटरेक्शन विद कस्टमर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो एक रेस्टोरेंट के लिए, अगर डाइनर आता है रेस्टोरेंट में, कस्टमर आता है रेस्टोरेंट में और वो खाना खाता है, तो उसका उस जगह से मैनेजर से, शायद शेफ से इंटरेक्शन होता है। वो एक अलग केस है, यहाँ तो नहीं है ऐसा। तो फूड हैज टू बी द बेस्ट क्वालिटी। मोस्ट टीके एम्प्लॉयज आर शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। अच्छा, कंपनी में ही ज्यादातर एम्प्लॉयज को शेयर होल्डर ऑफर कर दिया है। एनुअल प्रोडक्टिविटी बोनसेस आर पेड इन टीके शेयर्स। ठीक है, जो भी वर्कर्स को बोनसेस दिए जाते हैं वो उनको शेयर फॉर्म में दिए जाते हैं। तो इट रिड्यूसेस द डिफरेंस ऑफ देम एंड अस। जो एम्प्लॉयज के माइंड दिल में आ जाता है कि दे आर देम, वी आर अस, वो मैनेजमेंट, वो ओनर, हम वर्कर्स, तो वो खत्म हो गया। ये एक अच्छा फैक्टर है एचआर का। चलें देखते हैं किचन 2 में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है। किचन 2 प्रॉब्लम किचन। किचन 2 में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है। कह रहा है किचन 2 इज वन ऑफ टीकेस किचन इन कंट्री जे। किचन 2 इज नॉट परफॉर्मिंग वेल बिकॉज sales have declined over the past 6 months. The reasons for this are unclear. Kitchen 2 sells TK's main menu items and has a maximum capacity of 2200 meals per day। वही कैपेसिटी है जो सबकी है। The average daily output is 1000 meals, but Saturday is the only day when all the meals produced are sold. Kitchen 2 is located in a low income area and the average order value is lower than for other kitchens। अब किचन 2 इनका एक प्रॉब्लमैटिक किचन है, जहां पे वो कह रहा है कि किचन 2 सही परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि सेल्स पिछले 6 महीने में डिक्लाइन हुई हैं।
रीजन इसकी अभी तक अनक्लियर है। मेन मेन्यू आइटम ही बेचता है, मैक्सिमम कैपेसिटी है 2200 मीन्स की जैसे सबकी है, लेकिन उनका एवरेज डेली आउटपुट 1000 है, सिवाय सैटरडे के जहां सारा मीन्स सेल होता है। बाकी 6 दिन उनका एवरेज आउटपुट है 1000 मीन्स, इसका मतलब 12 आधे कैपेसिटी पे भी नहीं जा रहे। और किचन टू एक लो इनकम एरिया में लोकेटेड है और बाकी जगहों के ऑर्डर वैल्यू से कम ऑर्डर, जैसे बाकी जगहों पे $29 का ऑर्डर बनता है, इसका किचन टू का ऑर्डर $29 का नहीं बन रहा। ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट्स, अब क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? द डायरेक्टर्स ऑफ टीके वुड लाइक टू डाइवर्सिफाई new market, new product, the activities of the business. They are considering two possible options for this. They will need to make a strategic choice as it will not be possible to carry out both projects. तो अब आप देखो, strategic choice, decision tree, and soft matrix, force field analysis, वो करनी पड़ेगी, तभी तो डिसीजन लिया जाएगा। चॉइसेस तो हैं, दो ऑप्शंस हैं, अब उसका एंसॉफ मैट्रिक्स देखा जाए और फोर्स फील्ड एनालिसिस करी जाए और डिसीजन ट्री बनाया जाए। ऑप्शन वन है, स्टार्ट अ चेन ऑफ लग्जरी टी के रेस्टोरेंट्स इन द यूरोपियन सिटीज where the kitchens are located. The restaurants would offer new menu choices including local specialty dishes. Option 2, extend the TK product range to include packaged vegetable snacks. This would involve the takeover of a small manufacturer of premium snacks. तो सर अब दो ऑप्शंस हैं टीके के पास डाइवर्सिफाई करने के लिए। पहला ये कि चेन ऑफ लग्जरी टी के रेस्टोरेंट्स लॉन्च करो, किचन जहां जहां लोकेटेड है वहां पर उन सिटीज में लॉन्च करो। रेस्टोरेंट मेन्यू के साथ, मेन मेन्यू के साथ तो न्यू मेन्यू भी ऑफर करेंगे, लोकल स्पेशलिटी डिशेस ऑफर करेंगे, क्योंकि हर शहर की अपनी एक स्पेशलिटी होगी। इसके कंट्रास्ट वो कह रहे हैं ऑप्शन टू में कि आप अपना प्रोडक्ट रेंज एक्सटेंड करो और वेजिटेबल स्नैक्स पे चले जाओ। उसके लिए इन्हें एक प्रीमियम स्नैक स्मॉल मैन्युफैक्चरर को टेक ओवर करना पड़ेगा। तो आप देखें, ये रहा टीके का फुल फ्लैश केस। सर आप मुझे बताएं क्या केस समझ आया, क्या केस इंटरेस्टिंग है हमारे पास? यस प्लीज।